4 पेज का एक पैराग्राफ मैंने लिखा था एक अखबार में। ये कब लिखा था? जब मैं मात्र 11th क्लास में था। तो मैंने एक सर्वे किया। सर्वे ये था कि बिहार में बहती है गंगा नदी, जो भारत की अतुल्य अमृत नदी है। और बिहार की जमीन को जब चेक किया गया तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट कोई जगह है तो बिहार की धरती है। अगर खनिज की बात की गई तो उस समय बिहार और झारखंड एक साथ था, और उस समय काला सोना, द ब्लैक डायमंड, कोयला सबसे ज्यादा अगर प्रचुर मात्रा में पाया जाता तो बिहार में पाया जाता था। आयरन की सबसे ज्यादा खनन होती थी तो बिहार के अंदर होती थी। और अगर एजुकेशन की बात करें तो आज के हजारों साल पहले यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा, जो पूरी दुनिया को दिशा देती थी, पूरी दुनिया को यह समझाती थी कि जीना कैसे चाहिए। सब कुछ टॉप पर, लेकिन आदमी का इकोनॉमिकल लेवल नीचे। ये बात समझ में नहीं आई। बारिश अच्छी होती है, नदी अच्छी बहती है, जमीन अच्छी है, धरती अच्छा सोना उगलती है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आदमी गरीब क्यों है? ये बात समझ में नहीं आई। राजस्थान में कुछ भी नहीं, नदी है ही नहीं, पूरा मिट्टी मिट्टी है, बारिश होती ही नहीं, साल में 2 बारिश होती है, 2 बारिश का जो पानी होता है उसको पूरे दिन इकट्ठा करके पीना पड़ता है। सब्जी उगती है बारिश के सीजन में, उसको सूखा सूखा कर पूरे साल खाया जाता है। अचार, पापड़, चटनी, मंगोड़ी, ये सारे आविष्कार राजस्थान के हैं। यहां कुछ नहीं भाई साहब, इधर देखो तो उधर धूल ही धूल। न जमीन कुछ बात है, न नदी किसके पास है, न कुछ था। लेकिन फिर भी बिड़ला, बांगड़, बजाज, जेके, सिंगानिया, सिंगर, मित्तल, ये सारे लोग राजस्थान। ये क्या हो गया? जहां सब कुछ है वहां कुछ नहीं, और जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ। ये बड़ा कंफ्यूजन था, और वही कंफ्यूजन निकालने के लिए आया हूं। नेता ये कंफ्यूजन कभी नहीं निकलने देंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए। हेलो, हर पार्टी को वोट चाहिए, घुमा कर रख देंगे तुम्हें। इस कंफ्यूजन का निकलना जरूरी है, और इस कंफ्यूजन के निकलने के बाद देखिए बिहार कितना टॉप पर जाता है, और आरसीएम की वजह से जाने लग गए। आज सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है वो बिहार और यूपी से होने लग गया आरसीएम का, है ना। तो अब समझ में आने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर जो टैलेंट है ना उसको समझने नहीं दिया गया, ब्लॉक करके रखा है नेताओं। टैलेंट कितना कि आप देखिए नस्ली ही बिहार में कितनी इंटेलिजेंट पैदा होती है। अगर सबसे ज्यादा आईएएस की बात करें तो बिहार से निकलते हैं, सबसे ज्यादा आईआईटी निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। तो सब कुछ ज्यादा है, फिर बिहार में गरीब क्यों? ये बात समझ में नहीं आ रही। प्योरिटी रेशियो में सबसे नीचे बिहार, और रिसोर्स में सबसे ऊपर बिहार। ये क्या बात है? जानना चाहेंगे? मैं बात करूंगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूं। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ था, 1973 में, और मैंने अपनी इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी बुद्धि को, उनकी शिक्षा को। और जीवन में कई बार कई मायनों में आपसे सीखूंगा, और मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर क्यों खड़ा किया गया है? क्योंकि आरसीएम का बोर्ड लगा हुआ है, और आरसीएम में आपका गुरु मैं हूं। जीवन में गुरु हैं आप। जीवन में कुछ भी सीखना है तो मैं सीखूंगा आपसे, लेकिन आरसीएम में अगर कुछ भी सीखना है तो मेरे से ही सीखना पड़ेगा। और यही चीज हमें समझनी है सबसे पहले। जीवन में गुरु सारे हैं, एवरीवन। नाली में पड़ा हुआ शराबी भी गुरु है, खेती में खेती जोतता हुआ किसान भी गुरु है, टीचर भी गुरु है, और आपके घर में जो 4 साल का बच्चा है ना वो भी गुरु है। बस दिमाग में फिट कर लो, मैं हर व्यक्ति से सीखूंगा। क्या फिट करना है? मैं हर व्यक्ति से सीखूंगा, तो सब लोग गुरु हैं। और यही कंफ्यूजन निकल जाएगा उस दिन से आपका सीखना चालू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं और सोचते हैं ये हमें सिखाएगा, ये मुझे बताएगा, और वहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। मैं जब 27 साल का हो गया ना भाई साहब, तो मेरी 4-5 साल की गुड़िया ने मुझे पहली बार ब्रश करना सिखाया। उससे पहले मैं मानता था कि मैं महान हूं, मुझे सब कुछ आता है, और मैं मस्ती से 27 साल निकाल दिए टूथ ब्रश करते हुए।
और मैं अपने आप को परफेक्ट मानता था, और आप में से कई लोग भी परफेक्ट मानते होंगे अपने आप। संडे के दिन बच्चे की छुट्टी थी, मैं थोड़ा लेट उठा, रात को लेट आया था और सुबह में टूथब्रश कर रहा था। तो मेरी छोटी गुड़िया बार बार मुझे यूं ऊपर घूर के देख रही। तो मैंने कहा यार अजीबोगरीब रिएक्शन क्यों कर रही? मैंने कहा क्या हुआ? वो कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक ब्रश करना नहीं आता। मैंने कहा मेरी अम्मा क्या गलती कर दी है? मैं तो 27 साल से कर ही रहा हूं। मेरी मैम ने बताया है कि जो ट्रीथ होती है उसकी लाइन स्ट्रेट होती है, और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हो। ब्रश को ऐसे घुमाते हैं, झिकझक 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 झिकझक, ऐसे ब्रश होता है। एक चाटा मारा, 4 साल की गुड़िया ने सीखा। सिखाना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी सिखा सकता है, और ना सीखने की कसम खाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब तुमने सोच ही लिया कि मुझे सीखना ही नहीं है, तो फिर कौन सिखा सकता? तो आज के बाद सीखने का पॉइंट नंबर 1, हर चीज से सीखना है, हर प्रकृति से सीखना है, हर घटना से सीखना है, और सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। क्या? सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। कामयाबी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कामयाबी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, यानी सीखते रहना जरूरी है। जो लोग सीखते रहते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो आदमी कहता है मुझे पता है, वो खत्म हो जाता है। एक आदमी था जो हर बात पे कहता था मुझे पता है, उसका तकिया कलाम था। उसको कोई भी नई जानकारी क्या, ओ इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है। कोई भी नई जानकारी लेवे, इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता है। तो एक दिन मैं मिल गया, हर चीज में पता बोल रहा है। तो मैंने उसे कहा कि तेरे पिताजी मेरे से 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे, दिए नहीं। और बहुत क्या बोलेगा, फंस गया बेचारा। तो हर चीज में नहीं बोलना पता है, फंस जाओगे। कुछ नहीं पता है दुनिया में, पता नहीं कितनी चीजें पता करना बाकी है अभी आपको। गलतफहमी में मत जियो कि मुझे पता है। 1973 में जन्म के बाद, अपनी इंटर एजुकेशन के बाद, एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। 750 रुपए की सैलरी से। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, पीछे यस कर दिया लोगों ने। ऐसे मत करो यस यार, सोच समझ के करो। अगर हर चीज पे यस करोगे ना, हर चीज पे यस करोगे, तो मैं अचानक यहाँ 3-4 वीडियो वाले खड़े कर लूंगा और बोलूंगा कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। फिर सबूत भी है मेरे पास, कोर्ट में जा सकता हूं ना कि सबके सामने कहा था। इसलिए बड़ा सोचना है, समझना है, फिर यस और नो करना। ठीक है जी। परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था वो ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी से मुझे अपना करियर चालू करना पड़ा। जब मैं छोटा था ना, जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, तभी पैसे कमाने की धुन सवार थी। जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, उस समय मैं पैसा कमाने की सोचता था, सारे दोस्तों से बिल्कुल अलग। इसे कहते हैं सफलता का कीड़ा, द एंटरप्रेन्योरशिप। नवाचार कर देना, जीवन में कुछ नया हासिल कर लेना। 6ठी क्लास में आया था, तब से पैसे कमाने का जुनून सवार था। ये पैसे कमाने का जुनून इसलिए सवार था क्योंकि परिवार में जब भी कोई तनाव आता था ना, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मैं सोचता था कि बहुत सारा पैसा कमाना है। तो 6ठी क्लास में भाई साहब मैंने ₹1.65 5वीं क्लास यानी 1 साल में इकट्ठा किया। 5 पैसे मिलते थे 7 दिन में एक बार, तो ₹1.65 मैंने इकट्ठा किया। जब बच्चे टॉफी खाकर खुशी बनाते थे, जब बच्चे क्रिकेट खेलकर खुशी बनाते थे, उस समय मैं अपने एक पैसे को जोड़ता था। बड़ी इच्छा होती थी टॉफी खाने की, लेकिन मेरा सपना कुछ और था, उन लोगों का सपना कुछ और था। मेरे क्लास में मेरी एक दोस्त थी, सहपाठी 5वीं 6ठी क्लास में, ललिता राजपूत। उसको अभी तक भी याद करता हूँ, सलूट करता हूँ। अभी मिली नहीं उसके बाद कभी मुझे। वो सबसे ज्यादा चिढ़ाती थी। वो क्या करती थी, एक टॉफी लाती थी, उसको सप्ताह भर चलाती थी, है ना। वो टॉफी निकालती थी ज्योमेट्री बॉक्स में से, और टॉफी को थोड़ा सा रेपर खोल के चाटती थी, और फिर वापस बंद करके वापस रख देती। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे याद आता अभी तक। उस समय मैंने ₹1.65 इकट्ठा कर दिया, ₹1.65।
और उस समय मैंने अपने भाई साहब से लोन भी ले लिया, यानी 6ठी क्लास में लोन लेने की कला भी मेरे अंदर आ गई। क्योंकि लोन अगर किसी से लेते हो ना, तो सामने वाला लोन तब देता है जब वो कन्विंस होता है कि ये पैसा वापस आएगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई मिलने वाला हो। अगर उसे पता चल जाए कि ये वापस नहीं आएगा तो मिलेगा लोन। तो मैंने 6ठी क्लास में अपने बड़े भाई को कन्विंस कर लिया कि अगर आप मुझे आपके जो 1 रुपया बचा था वो लोन दोगे ना, तो मैं तुम्हें 1 रुपया 20 पैसे दूंगा 3 महीने के अंदर। वो कहकर कैसे देगा, तो मैंने प्लान बताया और वो प्लान से कन्विंस हो गए और मुझे 1 रुपया लोन ले लिया 6ठी क्लास में। 2 रुपया 65 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई काइट की, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में पैसे डबल कर दिए। है आपके पास कोई बिजनेस ऐसा जो 3 महीने में डबल करते? मैंने किए पतंग की दुकान 6ठी क्लास में। 7वीं 8वीं में आते आते तो मेरी सोच थोड़ी और बदल गई। बच्चे होली खेलने का प्लान बनाते थे, मैं दुकान लगाने का प्लान लगाता था, कलर का दुकान कैसे लगाना। दिवाली पर वो फटाके चलाने का प्लान लगाते थे, मैं दिवाली पर फटाके की दुकान लगाने का प्लान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने का प्लान करते थे, मैं राखी की दुकान और नारियल की दुकान लगाने का प्लान कर लेता था। और भाई साहब, मैं 800-900 रुपए मात्र 9वीं 10वीं क्लास में कमा लेता था। उस समय तृतीय श्रेणी यानी 3rd ग्रेड के जो टीचर होते थे ना, उनकी सैलरी बेसिक थी 778 पर मंथ। 778 रुपए बेसिक सैलरी थी, और उनसे ज्यादा पैसा मैं कमा लेता था 9वीं क्लास में। एक भी सीजन छोड़ता नहीं था, पैसा कमाता था। 11वीं में आते आते तो कमाल कर दिया मैंने। मैं डरता ही नहीं था किसी से, अच्छा खासा पैसा कमाता था 11वीं 12वीं में। उस समय एलपीजी सिलेंडर चलता था हिंदुस्तान में, अभी भी होगा एलपीजी सिलेंडर। तो एलपीजी सिलेंडर के बहुत किल्लत हुआ करते थे हिंदुस्तान में। ब्लैक चलता था उसके ऊपर, 150 रुपए एक सिलेंडर के ऊपर ब्लैक चलता था। 11वीं क्लास में मैंने नेटवर्क बना लिया। ये नेटवर्क मेरे लिए नई चीज नहीं है। 11वीं क्लास में मैंने नेटवर्क बनाया। ऐसी फैमिलियों का पता लगाया जो छोटी फैमिली थी, सरकार उन्हें 2 सिलेंडर देती थी लेकिन जलता उनका एक ही था। और मैं ऐसी फैमिलियों को आइडेंटिफाई करके उनको मैं कन्विंस करता था कि तुम्हें 2 मिलते हैं, तुम एक ही जलाते हो, एक का नुकसान करते हो। अगर वो एक सिलेंडर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी रेट के अलावा 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। तो लोगों को लगा यार बहुत अच्छा बिजनेस है कि हमने तो 2 की जगह एक ही यूज करना है, एक तुम्हें दे देंगे, एक हम यूज कर लेंगे। और भाई साहब, मैंने नेटवर्क बना लिया उस जमाने में, और 1200-1500 रुपए महीने के कमाने लगा। 12वीं में आते आते तो भाई साहब डरता नहीं था किसी से। उस समय एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल पंप के जो लाइसेंस है बड़े सीमित होते थे। जिनके भी जीवन में एलपीजी सिलेंडर की एजेंसी और पेट्रोल पंप होता था ना, उनका समाज में रुतबा होता था, और वो पूरी सिटी में 2-3 लोग ही होते थे। मैं 12वीं क्लास में भीलवाड़ा में प्रभा कारपोरेशन एक डीलर था इंडियन गैस का। मैं उनके ऑफिस में बिना परमिशन के घुस गया और घुसकर उन्हें बोला कि सर, जो आप चुपके चुपके गैस की ब्लैक करते हैं, जो आप चुपके चुपके गैस की ब्लैक करते हैं, वो खड़ा हो गया। उसने कहा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है। मैंने कहा मैं ना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं इंक्वायरी कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम जो ब्लैक करते हो ना, तुम सम्मानीय आदमी हो। तुम ब्लैक करते हो ना तो तुम्हारी बदनामी होती है, इसलिए तुम ब्लैक मत करो। तुम्हारे थ्रू आज मैं ब्लैक करूंगा, यानी तुम मुझे सिलेंडर दो, मेरे थ्रू काम करो, तुम डायरेक्ट मत करो। और मैंने उस जमाने में एलपीजी सिलेंडर के मालिक को, बापना सर को कन्विंस कर लिया। और देखते ही देखते हिंदुस्तान में भीलवाड़ा के अंदर ब्लैक में सबसे बड़ा नाम हो गया मुकेश कोठारी का। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे ये कोई समझाने वाला नहीं था कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन सा अवैधानिक है। अब कोई समझाने, मैं तो पैसा कमाना था बस, और कोई मतलब नहीं था पैसा कमाना। तो भाई साहब, उस जमाने में मैं 2000-2500 रुपए कमा लेता था। आपके शादी ब्याह होते हैं तो एक सीजन में कितने 6-7 नूते आते होंगे, है ना, इन्विटेशन आते होंगे जब खाना खाने जाते हैं। भीलवाड़ा ऐसी कोई शादी नहीं थी जिसका इन्विटेशन मेरे पास नहीं आता था उस जमाने में। ऐसी कोई शादी नहीं थी। सब लोग सबसे पहले मुझे ही याद करते थे क्योंकि सिलेंडर मेरे पास ही मिलता था। सब लोग कार्ड लेकर आते थे, कहते भाई साहब हमारे 14 तारीख की शादी है, आप जरूर पधारना, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। ये भाई साहब, ये 12वीं क्लास की बात कर रहा हूं मैं। 12th तक तो मेरा ऐसा कारनामा हो गया। बस मैं इंतजार कर रहा था कि किसी तरह मेरी
क्लास कंप्लीट हो जाए बीकॉम की, फिर देखना मैं लाइन लगा दूंगा पैसे की। और जब मेरा बीकॉम का एग्जाम हुआ ना, तो रिजल्ट के इंतजार किए बगैर मैंने सेम डे एग्जाम खत्म और अगले दिन नौकरी चालू कर, क्योंकि एक महीने पहले ही माहौल बनाना चालू कर दिया अपने सीनियर साथियों को कि भाई मेरा बीकॉम होने वाला है, नौकरी तैयार रखना। तो 8-10 नौकरियों की वैकेंसी मेरे पास पहले ही थी। एक जगह गया तो सामने वाले ने मुझे रख लिया, 8-10 लोग थे उसमें से मुझे ही रखा। तो भाई साहब मुझे डर लगा कि सैलरी पूछूंगा तो शायद रखेंगे नहीं, तो मैंने सैलरी पूछी नहीं। उन्होंने मेरे से एक महीना खूब काम कराया और मुझे लगा कि जीवन का यही असली मकसद है, और खूब दम लगा के काम किया भाई साहब, दिन रात एक कर दी। 1 महीना कंप्लीट हुआ, मुझे सैलरी देने का समय आया, तो मैं मेरे बॉस को कहा कि यार सबको सैलरी आपने दे दी है, दिलवा दी है, तो मेरी सैलरी का क्या होगा? क्योंकि तेरी सैलरी अभी डिसाइड नहीं हुई। मैंने कहा डिसाइड करो, मैं कितना वेट करूंगा आपका? तो कहा आज मेरी बॉस से मीटिंग है, मैं आज डिसाइड करता हूं। वो बॉस के पास गया, उसने कहा कि भाई एक लड़का है जो 1 महीने से काम कर रहा है, उसको कितनी सैलरी देनी है? तो उसके बॉस ने उससे कहा कि पिछली बार जो बीकॉम नया आया था उसको कितनी सैलरी दी थी? उसको कहा 750 रुपए दी थी, तो इसकी भी लगा दो 750। जब मैं कैशियर के पास आया तो मुझे 750 रुपए दिए गए। जब 750 दिए गए ना भाई साहब, मैं खूब देर तक मैं वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा, 750, 2-2,500 रुपए कमाने वाला आदमी पार्ट टाइम, उसको 750 रुपए फुल टाइम में, ये क्या हो गया? उसी समय डिसीजन ले लिया कि मैं नौकरी नहीं करूं, और घर पे आके मैं खूब रोया, गेट को बंद कर लिया। तो माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से गेट खुलाया, खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? वो का प्रॉब्लम है कि मेरी कीमत सामने वाले ने 750 रुपए लगाई, मैं 750 का आदमी लगता हूं। तो मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा ये अंतिम इनकम नहीं है, इट इज द फर्स्ट इनकम। दुनिया की 100 मंजिल पर भी अगर आपको चढ़ना है तो पहला माला तो पार करना ही पड़ेगा ना। इसके बाद तुम्हारी स्पीड से डिसाइड होगा, तुम्हारी कैपेबिलिटी और एबिलिटी से पता चलेगा कि तुम कितना ऊपर जाओगे। इसलिए तुम निराश मत हो जाओ, आज से परफॉर्मेंस दिखाना चालू करो। तो भाई साहब परफॉर्मेंस दिखाने की बारी आई, तो मैं सबसे अनोखा आदमी, आम आदमी की सोच से मेरी सोच बिल्कुल अलग थी शुरू से। सारे कर्मचारी उनके पास कोई भी काम लेकर जाता तो कहता ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है, मैं सिर्फ ये करूंगा, ये उस शर्मा जी से कराओ। आप भी कर्मचारी होंगे ऐसे ही कहते होंगे, ये मेरा काम थोड़ी है, मेरे को तो इस चीज के लिए रखा गया है। अक्सर सरकारी कर्मचारी भी ऐसा बोलते हुए नजर आएंगे, अक्सर प्राइवेट नौकरी वाले भी ऐसा बोलते हुए नजर आएंगे, दिस इज माई, दिस इज नॉट माई वर्क, ये उस व्यक्ति के पास जाओ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं वर्क को छीनने में एक्सपर्ट था, अपना काम फटाफट करता था और बॉस के पास फ्री होकर बैठ जाता था। और बॉस जो करता था ना, तो थोड़ी 4-5 लाइन लिखता था, मुझे समझ में आता था कि बॉस कर क्या रहा है। तो बॉस को मैं कहता था सर आप इतने इंपॉर्टेंट आदमी है, कौन सा वर्क कर रहे हैं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो तू कर सकता है, ठीक कर। मैं उसके काम को कर लेता था, फिर अगले दिन फ्री होकर बैठ जाता था, तो बॉस फिर नया काम करता था, मैं उस काम को भी सीख लेता था। और भाई साहब धीरे 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 6 महीने के अंदर तो बॉस के सारे काम मुझे आने लगे। अब मैं एक दिन भी छुट्टी पे जाता, पूरा ऑफिस हिल जाता, वहीं से मेरी वैल्यू बढ़ना चालू। 2 साल के अंदर अंदर तो पूरी कंपनी के मैक्सिमम वर्क के बारे में पता ही मुझे था। एक दिन मैंने 15 दिन की छुट्टियां ले ली। जब मैंने 15 दिन की छुट्टियां ले ली ना, तो जो मालिक था वो कहता था ये काम क्यों नहीं हुआ? आपका मुकेश नहीं आया। ये क्यों नहीं हुआ? मुकेश नहीं आया। मालिक कहता ये मुकेश कौन है, और ये नहीं आएगा तो क्या कंपनी नहीं चलेगी? वो कहता सर बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, सारे काम कर लेता है वो। बॉस ने भी तारीफ कर दी। तो उसने कहा बुलाओ उसको। तो मैं गया, उसने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैं तो बहाना लिया है, वास्तव में नौकरी छोड़ने का इरादा है। उसने कहा क्यों छोड़ने का इरादा? सैलरी परवड़ती नहीं। और आपको आश्चर्य होगा, 4,000 रुपए का इंक्रीमेंट लिया, सैलरी 3,000 से हो गई 7,000 रुपए। बॉस के बराबर। काम लेने का प्रयास करो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो फिर सामान्य आदमी ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया। क्योंकि दुनिया से बिल्कुल हटकर और लीग से हटकर सोचने वाला आदमी था।
धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते गए। मेरी सैलरी हो गई 1999 में 13,000 बेसिक। 1999 में डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी होती थी 9,998, तब मेरी थी 13,000। साला में तो सांप बन गया। 13,000 मात्र छोटी सी है, 27 साल। लेकिन फ्री नहीं घूमता था। सारे कर्मचारी और मेरे में थोड़ा अंतर था। हमारे जितने भी सेल्समैन थे ना, लाइन के जो सेल्स के लाइन के आदमी थे, वो टूर पर जाते थे। तो भीलवाड़ा की बहुत सारी कंपनियां थी। कभी सेल्समैन हमें कलकत्ता में मिल जाते थे भीलवाड़ा के, कभी दिल्ली में मिल जाते थे। तो सब लोग भाई लोग मिलकर पार्टी करते थे। शाम को 7 बजे बजते ही काम खत्म, सब लोग एक होटल में इकट्ठा होकर ढक्कन खोलते थे बोतल का। जब सब लोग ढक्कन खोलते थे ना, खर्च करते थे ना, उस समय में 100 रुपए जेब में से निकालकर इन्वेस्ट करता था। वो खर्च करते थे, मैं इन्वेस्ट करता था। वो पीकर खत्म कर देते थे, मैं देकर उगा देता था। 100 रुपए लेता था, 100 रुपए हाथ में लेता था, एक ऑटो वाले के पास जाता था और ऑटो वाले से कहता था, भाई साहब ये 100 रुपए लो और चलो। वो कहता कहाँ? मैंने कहा पता नहीं, तुम बस चलो। तो वो कहता यार भाई साहब बताओ तो सही। मैंने कहा भाई 100 रुपए दिया है 3 घंटे, 3 घंटे का उस समय बनता था 60 रुपए, मैं देता था 100 रुपए ताकि वो मेरा दोस्त बन जाए, वो किसी चीज के लिए मना ना करे। उसे 100 रुपए देता था और कहता था ये 100 रुपए दिए हैं 3 घंटे के, तुम बैठकर बस घुमाओ, रात को वापस 12 बजे यहीं पे लाकर छोड़ देना और मैं जो जो पूछूं उसका उत्तर देते जाना। उसने देखा ये ठीक ग्राहक मिला, ऐसा ग्राहक पूरी दुनिया में उसको कभी नहीं मिला। मैं उसके पीछे बैठता और उसका नाम पूछता, उसकी हिस्ट्री पूछता, उसके पिताजी का नाम, कहाँ पर पैदा हुआ, वहां से बात चालू करता करता तुम्हारी सिटी क्यों फेमस है, तुम्हारे यहाँ पर क्या सबसे खास बात है, तुम्हारे यहाँ पर क्या मिलता है, किस चीज का कारोबार होता है, कौन सा मार्केट है, कपड़े का मार्केट कहाँ है, हुआ मार्केट कहाँ है। वो क्या भाई साहब यहाँ इम्पोर्ट का मार्केट है, यहाँ पर चाइना से सामान आता है। मैंने कहा चल उस मार्केट में घुस जाता था, दुकानदारों से बात करता था, ये पता लगाता था, सिर्फ एक बात सोचता था, ऐसी कौन सी चीज है जो यहां मिलती है और मेरे यहां नहीं मिलती है, ये पता लगाने की कोशिश करता था। और भाई साहब उन दिनों में नौकरी के साथ चाइना से सीडी प्लेयर आते थे 4,000 रुपए के, हिंदुस्तान में आते थे 16,000 रुपए का सोनी का, और चाइनीज सीडी प्लेयर आते थे 4,000 के चाइना से। कलकत्ता से 4,000 के सीडी प्लेयर लाकर भिलवाड़ा में मैं 5,000 के सेल कर देता था उस जमाने में। कोरिया की एक शर्ट आती थी हेनरी हिल, वो 250 रुपए की मिलती थी, उसकी इतनी क्रेज थी कि मैं 150 रुपए के मार्जिन पे उस जमाने में उस शर्ट को बेच देता था भिलवाड़ा। और कई तरह के कारोबार मैंने कर लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि सामने वाला मेरी कोई कीमत लगा पाएगा। ये कीड़ा था भाई साहब, कीड़ा। ये कामयाबी के लिए काफी है और ये कीड़ा हर आदमी के जीवन में होता है, लेकिन क्या वो उसको सुला देते हैं, शांत कर देते हैं, बार बार उसको डरा देते हैं। जो ही वो कहता है मुझे बड़ा करना है, तो वो खुद ही अपना दिमाग ही उसको सुला देता है। कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? वेरी गुड। 20% आदमी जिन्होंने सीधा हाथ खड़ा किया और तुरंत किया, और कुछ लोगों ने थोड़ा सोचकर, और कुछ लोग एकदम चुपके से। ये 4 कैटेगरी क्यों बन गई? प्रश्न तो एक ही था। दिमाग ही सुनते ही जिसके अंदर बड़ा कीड़ा था वो अलर्ट था। कौन कामयाब होना चाहता है? 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 ये 4 कैटेगरी कहां से आ गई? प्रश्न तो एक था, आंसर होना चाहिए एक, लेकिन हर आदमी के अंदर जो बैठा है ना कीड़ा, वो अलग अलग तरह से आपके शरीर से रिएक्ट कराता है। कुछ लोग खड़ा करने वाले थे, फट से वापस नीचे रख लिया, कोई देख नहीं दिया। क्योंकि वो नीचे इसलिए रख लिया क्योंकि उसका दिल ही अंदर से चिल्ला रहा था, तू कामयाब होगा। शक्ल देखी आई, तेरा बाप हुआ कामयाब। बेचारे को अंदर से इतनी गालियां पड़ी, उसने हाथ खड़ा करने से मना कर दिया, खड़ा नहीं करो। ये कीड़ा ना कामयाबी का सोया हुआ, और जब तक ये झांकता नहीं तब तक ये काम करता। और यही कीड़ा
मुझे आप ही की तरह ऐसी मीटिंग में लेकर आया। पहली बार जब कोई मीटिंग में आता ना तो उसकी अलग अलग वजह होती। कुछ लोग वास्तव में बिजनेस सीखने आ जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि टाइम पास करना है। कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि जो व्यक्ति उसे लेकर आया उसको मना करने की ताकत नहीं थी उसके पास। और कुछ लोग इसलिए आ गए हैं कि भाई 10 बार पहले मना कर दिया, आज बहाना नहीं है, क्या करूं। और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिनकी शक्लें भी बता रही कि इनको किडनैप करके लाया गया, ये आना नहीं चाहते थे। इनको चारों तरफ से घेर घुरा के कोई सवाब दबाव बना के 4 दोस्तों ने मिलकर आपको लाकर बिठा दिया। अब जिसकी शक्ल मायूस जैसी लग रही है, आप समझ लो ये किडनैप होके आया है और उसे कुछ पता ही नहीं कि लाया क्यों गया। इतनी देर तक तो समझ में भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं आया था पहली बार, मेरे बॉस ने शनिवार के दिन रात को 8 बजे, नौकरी खत्म हो गई, शाम को 8 बजे मुझे इन्विटेशन दिया। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखाना चाहता हूँ। द टाइप ऑफ इन्विटेशन, हर व्यक्ति को इन्वाइट करने का तरीका अलग अलग होता है। एक घरेलू महिला को इन्वाइट करने का तरीका अलग होता है, एक कामकाजी महिला को इनवाइट करने का तरीका अलग होता है, एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन को इनवाइट करने का तरीका अलग होता है, एक छोटे कर्मचारी को इनवाइट करने का तरीका अलग होता है, एक केले वाले को इनवाइट करने का, ठेले वाले को इनवाइट करने का, और रिक्शे वाले को इनवाइट करने का, और किसान को इनवाइट करने का। सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम एक जैसा इन्विटेशन देते हैं। उसका नतीजा होता है कि 100 को बुलाते हैं, एक भी नहीं आता, हम खुद आकर बैठ जाते। ऐसा होता है तो बोलो होता है, बोलो होता है, यस नहीं बोलना, बोलो होता है ना। ऐसा ही होता। खूब सारे को इन्वाइट करते, आते सारे नहीं है। लास्ट समय में किसी की नानी मर जाती है, किसी की दादी मर जाती है, किसी का टांग टूट जाता है, किसी के इमरजेंसी आ जाती है, और सब लास्ट मोमेंट पे आएगी। पता नहीं मेरे जैसे आदमी को मीटिंग में लाने के लिए आप में से कोई भी इन्विटेशन देता तो शायद मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट मानता। हम द बिजनेसमैन, मैंने कई तरह के बिजनेस किए हुए, 13,000 की नौकरी है, आप मुझे क्या बिजनेस समझाएंगे, मैं आता नहीं। लेकिन मेरा बॉस मुझे जानता था और उसने इनवाइट करने का तरीका जो चुना, सुनना। मेरे बॉस ने मुझे कहा भाई रात को 8 बजे मुझे कहा मुकेश या प्लीज कल 10 बजे मेरे लिए टाइम निकालना। मैंने कहा क्या करना है। अब उसने रोना चालू किया सबसे पहले कि यार जो सैलरी मिलती है ना, इससे परवड़ता नहीं है, यानी पूरी सैलरी पूरी नहीं पड़ती। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। मैंने कहा यस सर, प्राइवेट नौकरी वाले तो सब एक जैसे ही होते हैं। मैंने कहा यस सर। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि मैं साइड में तेरी जैसे कुछ बिजनेस करूं। मैंने कहा अच्छी बात है सर, करना चाहिए, और खुशी भी हुई कि अब चुप चुप के नहीं करना पड़ेगा, बॉस खुद ही करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, करना चाहिए। तो उसने कहा यार कई बिजनेस मैंने देखे, और एक बिजनेस कल मेरे घर पर मेरा दोस्त लेकर आने वाला है, उसने मुझे फोन पर बताया, मोटा मोटी मुझे समझ में आया, लेकिन मैं डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बिजनेस का अनुभव नहीं है। इसलिए प्लीज कल यार मेरी मदद कर देना, एक बार मीटिंग में आकर थोड़ा ढंग से सुन लेना, ताकि मुझे राय दे पाए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितनी चीजों से कमिटमेंट कर लिया। देखो एक साथ ये भी बता दिया कि तेरी जरूरत नहीं है, ये भी बता दिया कि ढंग से सुनना है। ढंग से सुनेगा तभी तो समझा पाएगा ना। अब मैं पेन डायरी लेकर एकदम तैयार, एडवाइजर, नॉट बिजनेस और एडवाइजर की तरह मैं आया। मैंने कहा इसकी बिजनेस की पूरी एक एक ढंग से चीजें लिखेंगे, और अगर कमी निकालनी है तो समझना जरूरी है। तो एक आम आदमी ढंग से समझता नहीं, लेकिन मुझे अपॉइंट इस बात के लिए कर दिया कि समझना है तभी तो बताएगा। तो मैं समझने के लिए आ गया भाई साहब, पेन और डायरी लेकर। थोड़ी देर तक तो समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि सबने अगस्त महीने में टेम्परेचर 48 डिग्री राजस्थान का, सबने सूट पहन रखा। मैं पूरा कंफ्यूज यार। मैंने कहा इनको सर्दी लग क्यों रही है, हमें लग रही है गर्मी, इनको लग रही है सर्दी। उस समय अगर गूगल होता तो मैं फट से ढूंढ लेता कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर सर्दी में गर्मी लगती है, लेकिन ऐसा कोई गूगल होता ही नहीं था उस जमाने में। तो मैंने खूब देर तक सोचा, पड़ोसी से पूछा एक सूट क्यों पहन रखा, होगा मैं तो वही पहली बार आया हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आपने तो कम से कम ताकत लगा के पूछ तो लिया मेरे से, मैं तो पूछ भी नहीं पा रहा हूँ उससे। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाहर में जाए, हमें क्या लेना देना। अब हम पेन डायरी लेकर समझने लगे, कुछ लिखा ही नहीं, पूरी पेन और डायरी खाली, क्योंकि लिखने जैसी ऐसी कोई बात ही नहीं बताई उन्होंने कि मैं लिखूं, और बिजनेस बताया ही नहीं।
थोड़ी देर बाद सबसे लास्ट में एक कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा। बड़े कार्टून लास्ट में आते हैं, यहां पर भी लास्ट में कौन आया? तो सबसे लास्ट में बड़े कार्टून आते हैं। श्रीमान बीसी छाबड़ा, जो आज मेरे बिजनेस गुरु हैं, वो आए और उन्होंने बोलना चालू किया। 5-7 मिनट तक उनकी बात पल्ले नहीं पड़ी। उसके बाद थोड़ा मजा आने लगा, क्योंकि बात करने में उनकी इतनी फ्रिक्वेंसी है बात करने की कि बातें करते करते वो कब डायलॉग बोल देते हैं, डायलॉग में कौन सी कहानी डाल देते हैं, कहानी में क्या क्या घुसा देते हैं, समझ में नहीं आता। आदमी पागल जैसा चकरा जाता है उनकी बात सुनकर। फिर थोड़ी देर बाद भाई साहब मुझे मजा आने लगा, क्योंकि बात करने का तरीका इतना जोरदार। और ज्यादा मजा तो इसलिए आ रहा कि वो सारी प्रेमिका की कहानी सुना रहे और मेरी एज उससे रिलेटेड थी। बुढ़ा होता तो शायद मजा नहीं आता। तो मेरे को मैंने कहा यार आदमी बहुत बढ़िया है, सब कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, प्रेमी प्रेमिका की बातें कर रहा है ना। थोड़ा इंटरेस्ट से सुनने लगा। और जब जब भी वो हंसाते थे तो मैं तो भाई साहब चीख चीख कर हंसने लगा, तेज चिल्लाने लगा, सीटियां बजाने लगा। भूल ही गया कि आया क्यों। तेज तालियां सीटियां बजा रहा हूँ ना, चिल्ला रहा हूँ। कभी कभी फिल्मों में हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारी बहनें जब फिल्म देखने जाती है ना, तो फिल्म देखते देखते है ना, अरे रो क्यों रही है, फिल्म है, वो फिल्म के अंदर घुस गई। तो हम भी कभी कभी किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। और मैं इमोशनल इसलिए हो गया कि मैं भूल ही गया कि आया क्यों। फिर तो वो जो कह रहे हैं उसके अंदर बजा ले रहा हूँ, तालियां बजा रहा हूँ, सीटियां बजा रहा हूँ। अब मैं ताली बजा रहा हूँ, सीटी बजा रहा हूँ, तो मैं पीछे बैठा था। जब भी मैं तेज हंसूं तो मेरा ये अपलाइन यूं पीछे मुड़कर देखे और ये मुस्कुराए। मैं समझ में नहीं आ रहा कि यार बजा मुझे आ रहा, ये क्यों मुस्कुरा रहा है। आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी नए हैं, पहली बार आएंगे, मुस्कुराएंगे, जो ही मुस्कुराएंगे जो तुम्हें यहाँ लेकर आया वो खुश हो जाएगा। वो सोचेगा कि काम हो गया, काम हो गया मेरा, मुस्कुरा दिया नहीं। तो मैं सलाह देता हूँ नए आदमी से कि मुंह फुला के रखे। मजा भी आए तो यूं कहना, ताकि कल ज्वाइन नहीं करना पड़े। थोड़ा सोच समझ के ना, ये सारी बातें मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मेरे साथ हुआ, जो गड़बड़ मेरे साथ हुई वो आपको बताना चाहता हूँ। मीटिंग खत्म हो गई, समझ में कुछ आया ही नहीं। मैं सोचा कि ये पूछेगा बिजनेस कैसा लगा तो बताऊंगा क्या होता, तो समझ में तो आया ही नहीं। तो ये इंसल्ट की बात थी कि मुकेश को समझ में नहीं आया। तो मैं थोड़ा डरने लगा, वो मेरे नजदीक आने लगा, लेकिन उसने मेरे से पूछा ही नहीं। ये नहीं पूछा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूछा नहीं। उसने क्या पूछा, क्या हुआ कि गेट खोल दो यार, बैठ जाओ जहां पर बैठना है, इनको ओपन कर दो सबको, कब तक खड़े रहेंगे बाहर में। आ जाओ बैठ जाओ भैया, जहां पर भी जगह मिला। हाँ गेट खोल लो उधर, बैठ जाओ जहां पर। आप भी नए हैं, पहली बार बाहर जाएंगे, तुम्हारे पीछे भी वो आदमी दौड़ के आएगा जो तुम्हें लेके आया, वही पूछेगा कैसा लगा। अब मैं बोला आदमी, मुझे पता ही नहीं क्या करना। मैंने कहा भाई साहब मजा, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, ये बहुत अच्छी बातें करता है और मैं जरूर आऊंगा। तो उसने कंफर्म किया, वास्तव में मजा आया। यस बिल्कुल मजा आया। तो ठीक है मिलते हैं कल। अगले दिन मैं ऑफिस में गया, मंडे के दिन ऑफिस में गया। तो ऑफिस में घुसते ही गेट कीपर मुझे कहता है सर आपकी केबिन में जाने से पहले बॉस से मिलकर आना। बॉस ने याद किया, तो बॉस की केबिन में चला गया। बॉस की केबिन में गया तो बॉस मुस्कुराया, कहा सिट डाउन, पानी की गिलास दी और सामने एक काले कलर का बैग रख दिया। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 3 जोड़ी कपड़े कंपलसरी खरीदने पड़ते थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ने के लिए दुनिया की किसी भी कंपनी के द्वारा 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता कभी भी, है ना। यानी आप फ्री में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन है अभी 2016 के बाद। लेकिन उस समय गाइडलाइन नहीं थी, उस समय 1260 रुपए देने पड़ते थे। तो किट मेरे सामने रख दिया, मैंने जिप को थोड़ा खोल के देखा, उसके अंदर कपड़े थे 3 जोड़ी। कपड़ों का क्रेज इसलिए नहीं था क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था वही कपड़ा बनाती थी, तो ज्यादा क्रेज नहीं था। तो मैंने मन में ये सोचा कि अभी अगस्त चल रहा है, दिवाली का टाइम है, तो शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं, 1260। मैंने कहा 1260 क्या होगा, रुपए, मतलब रुपए देव। मैंने कहा क्यों, वो कल मजा आया ना। वो सोच समझ के बोलना मजा आया, मुंह फुला के रखना हमेशा। जब भी कोई देखा
ऐसा करके रखोगे तो फंसोगे नहीं। आ गए आप, बहुत बहुत बधाई हो। खान साहब हो गया ना, और आप भी आ जाओ आगे, आपके लिए सब्जेक्ट लेना पूरा। हिंदुस्तान में ऐसी शादियां होती है जहां पर जो शादी करता है ना वो बिल्कुल मजा नहीं ले पाता। दूल्हे के पिताजी शादी में इतना बड़ा खाना करते हैं, इतने सारे कर्म आदमी रखते हैं, इतना सब करते हैं, खुद भागता रहता है इधर से उधर। अरे भाई सबको बुला लिया, बैठा है यार सबको, तू भी बैठ, मजा ले, थोड़ा आनंद है। लेकिन व्यवस्था पक्की 12 बज जाती है हिंदुस्तान में, क्योंकि सिस्टम थोड़ा लूज है हमारा। ओके, अच्छा इसको साइलेंट कर दीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट कोई कॉल आ सकता है। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल को आपको साइलेंट जोन पे करना है, एयरप्लेन मोड पे करना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको वाइब्रेट मोड पे कर सकते हैं, लेकिन घंटी बजानी नहीं किसी, है ना। क्योंकि आरसीएम की सेमिनार में एक तरह के आदमी घंटी बजा सकते हैं, एक तरह के आदमी को हम कभी नहीं कहते कि मोबाइल बंद रखो, कभी भी। जिनकी शादी को 9, 10 और 11 महीने हुए, 9, 10 और 11 महीने हुए, क्योंकि ये रिजल्ट का समय है ना, तो उस समय हम रोकेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो आरसीएम की सेमिनार में अगर किसी की घंटी बज जाए तो लोग समझ जाते हैं लड़का हुआ कि लड़की हुई। तो फिर क्या है, जिसकी भी घंटी बजती है उनको खड़ा करते हैं, और ये गुलदस्ता जो एक एक्स्ट्रा लेकर आते हैं ये उनको देते हैं, और उनके जेब में जितने भी पैसे होते हैं छीन लेते हैं मिठाई के लिए। तो जो भी घंटी बजाए बड़ा सोच समझ के बजाए, क्योंकि बधाई मिल सकती है बहुत जल्दी उसको। ठीक है जी। एक बार ना सेमिनार में 95 साल के आदमी की घंटी बज गई।